नाउ अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है, मैं थोड़ी देर पहले में डिस्कस किया कि इन दिस सीरीज और वी कैन से इन थर्मोडायनेमिक्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ internal energy for any system, but we are interested in how much internal energy is changed of any system। किस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हो रखी है, हम इस बात पर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ना कि उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है। तो लिख के चलेंगे और फिर देखेंगे कि हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख के चलो। इन थर्मोडायनेमिक्स most of the time we are interested in change in internal energy, change in internal energy of any system, now question is that how we can change change internal energy of any system, तो इसका आंसर भी लिख दो। तो आंसर है देयर आर 3 वे टू चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। तो लिख के चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है इसका देयर आर 3 वे टू चेंज internal energy of any system given following। अब इसके जो जगह है नहीं, छोड़ दूं, इधर लिखता हूँ यार। ओके, लेकिन आपके वहाँ फॉलोइंग बचा होगा, मेरा पूछा बार बार खो जा रहा है, इधर है। ओके, तो लिखो, मिटा दो। सो मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये फिर जन्म पत्री मैं दोबारा लिख पाऊँ बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लिख लिया? ओके, तो देखो ओके, नाउ यहाँ रख देते हैं इसको। गिवन फॉलोइंग, तो वे टू चेंज इंटरनल एनर्जी, तो ऐसे लिख के चलो, वे टू चेंज इंटरनल एनर्जी। कितने वे होते हैं? अभी मैंने बोला कितने होते हैं? 3 वे होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कोई बता सकता है मेरे को? देखो, पहला वे होता है हमारे पास, कौन सा? बाया थर्मल इंटरेक्शन। पहला वे कौन सा होता है? थर्मल इंटरेक्शन। ओके, दूसरा वे होता है हमारे पास मैकेनिकल इंटरेक्शन। और तीसरा जो होता है वो आपके थोड़ा बहुत नया हो सकता है, शब्द नया हो सकता है, लेकिन जो उसके अंदर होता है वो पुराना ही है। दैट इज डिफ्यूजिव इंटरेक्शन। डिफ्यूजिव, DI होता है, DE होता है, आई थिंक DI होता है। ठीक है, इस पर लिखना डिफ्यूजिव इंटरेक्शन। ओके, एक बार थोड़ा सा इनको हल्के में मतलब संक्षेप में समझ लेते हैं कि थर्मल इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ, और जो डिफ्यूजिव इंटरेक्शन है उसका मतलब क्या हुआ। थर्मल इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब उस सिस्टम के अगल बगल जो भी, मतलब उसके बाहर जो भी है उसे हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं, पढ़ाया ना हमने। ओके, जब भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच क्या होगा?
हीट का एक्सचेंज होगा तब उस टाइप के इंटरेक्शन को हम क्या बोल देंगे, थर्मल इंटरेक्शन बोल देंगे। तो यहां पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ हीट, तो दैट इज इसका मतलब क्या होगा, दैट इज एक्सचेंज ऑफ हीट। तो ये चीज क्या हुई मेरे पास, एक्सचेंज ऑफ हीट हुई। ओके, बात आई समझ में। तो यहां पर क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज ऑफ हीट होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ सेकेंड वन इज, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज मैकेनिकल इंटरेक्शन। मैकेनिकल इंटरेक्शन में क्या होगा, देखो मैकेनिकली वर्क करना, मैकेनिकल वर्क का मतलब मैं फिजिकली ऐसे हिलाऊंगा किसी चीज को, यानी जब मैं क्या करूं, किसी सिस्टम पर वर्क करूं या फिर सिस्टम मुझ पे वर्क करे, दोनों चीज हो सकती है। या तो मैं सिस्टम पे वर्क करूं या फिर सिस्टम मुझ पे वर्क करे, तब उस टाइप के इंटरेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, मैकेनिकल इंटरेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, अगर मैं सिस्टम पर वर्क कर रहा हूं, उसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, ऐसे पंप मारा, होता ना साइकिल का जुप 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 मारते हो, यानी मैं क्या कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं किस पर, सिस्टम पर। इसका उल्टा, सिस्टम मुझ पर वर्क कब करेगा, जब क्या होता है, आप कभी कभी क्या करते हो, किक मारते हो, गाड़ी का किक मारते हो। ठीक है, जब आप किक मारते हो और किक हो जाती है, तब क्या होता है, आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो। लेकिन कभी कभी जाड़ों में वो बैग भी मारती है और उसमें घुटना टूटने का डर रहता है। उस समय क्या कर रहा है, सिस्टम आप पे वर्क कर रहा है, आपको धक्का दे रहा है। तो दैट इज सिस्टम डूइंग वर्क ऑन सराउंडिंग। और यहाँ पे ऐसा बोलते हैं, वर्क डन बाय सिस्टम बोल सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको, जब सिस्टम वर्क करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय सिस्टम। जब सिस्टम पर वर्क होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन सिस्टम बोलेंगे। ठीक, तो यहां पर दो तरीके से हो सकता है, कौन कौन सा, दैट इज बाय वर्क डन ऑन सिस्टम और वर्क डन ऑन सिस्टम, या किस क्या बोल सकते हैं, या फिर डन बाय सिस्टम, डन बाय सिस्टम के द्वारा या फिर सिस्टम पर। दो तरीके से यहां पर क्या होता है, मैकेनिकल इंटरेक्शन पॉसिबल है। तो तीसरा है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, डिफ्यूजिव इंटरेक्शन। डिफ्यूजिव इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजिव इंटरेक्शन का मतलब होता है, अगर मेरे पास कोई एक सिस्टम है, मान लिया मेरे पास कोई एक लिक्विड है, उस लिक्विड में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या है, फिक्स है। अगर मैं क्या करूं, उसमें से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम या ज्यादा कर दूं, यानी क्या कर रहा हूं, डिफ्यूजिव, यानी कुछ चीज डिफ्यूज कर रहा हूं वहां पर, यानी या तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम कर दे रहा हूं या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर दे रहा हूं, बढ़ा दे रहा हूं। अगर मैं इसको और सिंपल बनाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, एक्सचेंज ऑफ मैटर बोलूंगा। तो जब भी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मैटर होता है, तब वहां पर जो इंटरेक्शन है उसे मैं क्या बोलता हूं, डिफ्यूजिव इंटरेक्शन बोलता हूं। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर दैट इज एक्सचेंज ऑफ, क्या बोल सकते हैं इसको हम, एक्सचेंज ऑफ मैटर बोल सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा होगा, एक्सचेंज ऑफ मैटर हो रहा होगा, एंड दिस इज नोन एज डिफ्यूजिव इंटरेक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजिव इंटरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब हमारा काम क्या रहेगा, अगर मैं एक बार थोड़ा सा संक्षेप में बता दिया कि ये थर्मल इंटरेक्शन होता है, ये मैकेनिकल इंटरेक्शन होता है और ये डिफ्यूजिव इंटरेक्शन होता है ना। अब हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके पकड़ेंगे और विस्तार पूर्वक देखेंगे। ठीक है, तो इसे मिटाऊं मैं, एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहां से स्टार्ट करें या फिर यहीं से स्टार्ट कर दे, एक काम करते हैं यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लिखो, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। सबसे पहले हेडिंग डालो क्या, थर्मल इंटरेक्शन। तो पहली हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, थर्मल इंटरेक्शन। ओके, नाउ थर्मल इंटरेक्शन क्या होगा, देखो अगर मेरे को किन्हीं दो सिस्टम को क्या कराना है, थर्मली कांटेक्ट में रखना है, या बोल सकते हैं उनके बीच हीट का एक्सचेंज कराना है, तब उन दो सिस्टम के बीच जो वॉल होगी या जो सेपरेशन होगा वो कैसा होगा, डायाथर्मिक होगा, या बोल सकते हैं एक कंडक्टिंग दीवार उन दोनों के बीच में होगी। तभी तो क्या होगा, जो किसका कंडक्ट करेगी, हीट का कंडक्ट करेगी, या बोलते हैं बहुत अच्छी कंडक्ट होगी किसकी, किसका, हीट का। तभी वहां पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ हीट होगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो थर्मल इंटरेक्शन ऐसे लिखो, इफ टू सिस्टम आर इन कॉन्टैक्ट बाई डायाथर्मिक वॉल, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कंडक्टिंग वॉल बोल दो, क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिंग वॉल, then
then both the system are said to be, both the system are said to be in thermal interaction, in thermal interaction या फिर थर्मली इंटरेक्टिव, ऐसे ही बोल सकते हैं, थर्मली इंटरेक्टिव बोल दो या फिर इन सेट टू बी थर्मली इंटरेक्टिव। ठीक है, कैसा अच्छा लग रहा है? इन थर्मल इंटरेक्शन अच्छा लग रहा है या फिर सेट टू बी थर्मली इंटरेक्टिव? चलो वही अलग लिख दो, इन थर्मल इंटरेक्शन, वही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, इन थर्मल इंटरेक्शन। आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, जिसमें आप सहूलियत कर रहे हो वो लिख दो, इन थर्मल इंटरेक्शन। ओके, आई बात समझ में। एंड दिस थर्मल इंटरेक्शन कैन कॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहां पर लिख के चलेंगे अगले लाइन से, दिस थर्मल इंटरेक्शन कॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ओके, नाउ अब कैसे, नाउ हाउ, क्वेश्चन इज दैट हाउ। अगर हमने बोल दिया कि अगर कोई दो सिस्टम थर्मली कांटेक्ट में है या फिर थर्मली इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब वहां पर क्या होगा, उस इंटरेक्शन की वजह से कुछ न कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। नाउ कैसे, नाउ हाउ, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक एग्जांपल देखना पड़ेगा। लेट अस सी बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो ऐसे करके लिखो यहां पर, लेट अस सी इट by the help of an example। क्या करेंगे हम इसको एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। पहले हम जब पढ़ते थे ना प्राइमरी स्कूल में, यहाँ बोल सकते हैं 10th तक, तो हमारी NCERT किताब होती थी, वैसे तो 11th में भी होती थी, लेकिन 11th में उतनी अच्छे तरीके से नहीं लिखा रहता था। तो क्या उसमें लिखा रहता, क्रियाकलाप करके। अब हम एक उदाहरण की सहायता से उपरोक्त अध्याय को समझेंगे। तो एक बहुत खूबसूरत सा यहाँ पर उदाहरण दिया जाता था, तो सेम यहाँ पर भी होगा। एक बहुत खूबसूरत सा उदाहरण क्या करेंगे, देखेंगे, जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि अगर कोई दो सिस्टम थर्मली इंटरेक्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से वहाँ पर इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा। अब देखो यहाँ पर, ओके, तो लेट्स अज्यूम वी हैव टू सिस्टम, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। तो यहीं लिख दूँ मैं इतना सब कुछ। तो लेट अस अज्यूम वी हैव टू सिस्टम, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी हैविंग टेम्परेचर TA एंड TB रिस्पेक्टिवली। ओके, दोनों का टेम्परेचर कितना है, TA और TB है, एंड TA इज ग्रेटर देन TB। ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो TA है वो क्या है, TB से ज्यादा है। ठीक, तो हमने क्या बोला यहाँ पर, दो सिस्टम हमारे पास इस तरीके से, एक सिस्टम ये है यूं करके, एंड दूसरा सिस्टम और बना दो यहाँ पर यूं करके। तो दिस इज माई सेकेंड सिस्टम, ऐसे बनाओ, ओके, लाइक दिस। ये मेरे पास कोई सिस्टम है, अब यहाँ पर दो बना दो यूं करके ये, और इन दोनों के बीच एक दीवार लगा दी मैंने, एंड दिस दीवार इज डायथर्मिक दीवार, और वी कैन से दैट दिस इज थर्मली, या बोल सकते हैं कंडक्टिंग वॉल। तो ये कैसी वॉल है, एक कंडक्टिंग वॉल है। नाउ हम सिर्फ इन दो सिस्टम की बात करना चाह रहे हैं, और बाकी सिस्टम से, इसके बाहर जो सराउंडिंग है उससे हम अलग होना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, इस सिस्टम को बाकी सिस्टम से, सराउंडिंग से क्या कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे। उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इसके चारों ओर एक आइसोलेटेड दीवार लगा देनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या लगा दो, इस तरीके से एक आइसोलेटेड दीवार लगा दो। ओके, यूँ करके यहाँ से ऐसे घुमाओ, फिर ऐसे, ये जो दीवार है बाहर से ये एक्स्ट्रा लगा रखी है, दिस इज प्रोटेक्शन, कि इस सिस्टम को या फिर हमारे इन दो सिस्टम को किसी बाहरी सिस्टम से कोई इंटरेक्शन ना मिले। उसके लिए मैं इसे लाल पेन से दिखा दूं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लाल यानी खतरा। ओके, लाल का मतलब हमारे वहाँ क्या होता है,
मेरा लाल है, यानी पुत्र भी होता है ना, हाँ, क्यों बोलते होंगे लाल पुत्र को? लाल, लाल तो ये होता है मेरा लाल मार्कर। बताओ जरा कि हम पुत्र को लाल क्यों बोलते हैं? ओके, तो देखो ढूंढना, गूगल करना। तो यहाँ पर लिख के चलो, दिस इज माई सिस्टम ए, नाम भी लिख के चलो, एंड दिस इज माई सिस्टम बी। ओके, और इसका टेम्परेचर कितना है? TA है, और इसका टेम्परेचर कितना है मेरे पास? TB है। ओके और ये जो मेरे पास वॉल है, एक ऐसी वॉल है, आइसोलेटेड वॉल है। कैसी है ये? आइसोलेटेड वॉल है। और ये जो काली वाली वॉल है, ये कैसी है? थर्मली कंडक्टिंग। यहाँ पे कंडक्टिंग ले दो सीधे, कंडक्टिंग वॉल। ओके, ये बात समझ में आई ना? अब ये सिस्टम है, कुछ ना कुछ अज्यूम करना ही पड़ेगा। मान लिया यहाँ वाटर है, ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल है। अब इतने छोटे छोटे होंगे नहीं और इतने दूर दूर भी नहीं होंगे, ठीक है, हमारी मजबूरी है, दूर दूर दिखाना पड़ेगा हमको। और यहाँ भी एक सिस्टम है, मान लिया ये भी वाटर है, मान लिया ये भी क्या है मेरा? वाटर है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगेन कहाँ जाओ? मॉलिक्यूलर थ्योरी में जाओ। मोर टेम्परेचर मोर काइनेटिक एनर्जी, यानी इन दोनों में से, इस सिस्टम और इस सिस्टम में से किस सिस्टम के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? तो सीधा सीधा आंसर है, सिस्टम ए के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों? बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये मॉलिक्यूल है, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत कंपेयर करने की कोशिश करूँ, जहाँ पर सिस्टम बी के जो मॉलिक्यूल हैं वो इस तरीके से क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, और जो सिस्टम ए के जो मॉलिक्यूल हैं वो ऐसे 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 क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ये बात समझ में आई नहीं आई आपको? ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं आज? ओके, देखो, तो इसके बहुत तेज मूव कर रहे हैं, इसके बहुत कम तेज मूव कर रहे हैं। अब एक बहुत एक अच्छा सा यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक बॉल है, ध्यान सुनना बात को, एक बॉल है जो 50 मीटर पर सेकेंड, इसको 50 मीटर पर सेकेंड की गति से किसी एक एक नेट लगा रखा है, उस नेट में टकराती है यूँ करके, ठीक है, टकराई या बहुत दीवार में टकराती है, ऐसे टकराई, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड है, और आपने यहाँ से फेंकी यहाँ से और दीवार में टकराई। ओके, और टकराती ही क्या होगा? कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ पर लूज होगी। ये बात समझ में नहीं आ रही आपको? अगर आप ऐसे बॉल को नीचे फेंकते हो तो बॉल दोबारा यहाँ पर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर क्या करती है? एनर्जी का लूज करती है। एनर्जी क्या कर जाती है? लूज कर जाती है। लेकिन वहीं अगर आप क्या करो, उसी बॉल को 50 नहीं 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंको, 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंको और फिर वो दीवार पर टकराए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ज़्यादा एनर्जी कौन लूज करेगा? 50 वाला या फिर 150 वाला? ऑब्वियस सी बात है, 150 मीटर पर सेकंड स्पीड वाला जो बॉल होगा वो ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा इन कंपेयर टू 50 मीटर पर सेकंड। या बोल सकते हैं जो कम है काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी किसको दिखाती है? काइनेटिक एनर्जी को दिखाती है। यानी जो 50 वाली है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, और जो ज़्यादा वाली है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला जो बॉल है वो क्या करेगी? ज़्यादा एनर्जी क्या करेगी? लूज करेगी जब वो दीवार से टकराएगी। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा। जब ये जो मॉलिक्यूल है, सिस्टम ए के जो मॉलिक्यूल है, जब इस दीवार से टकराएंगे, देखो जब इन दीवार से टकराएंगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे आर इंसुलेटेड। ये कैसी हैं? इंसुलेटिंग वॉल है, यानी इनसे टकराएंगी कुछ भी नहीं होगा इनको, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब इस कंडक्टिंग वॉल से इस सिस्टम ए के मॉलिक्यूल टकराएंगे, ध्यान सुनना बात को, जब सिस्टम ए के मॉलिक्यूल किससे टकराएंगे? इस वॉल से टकराएंगे, तब यहां पर क्या करेंगे? कुछ एनर्जी को दे देंगे, यानी कि कुछ एनर्जी क्या कर देंगे? खर्च कर देंगे अपनी। ये बात समझ में नहीं आ रही आपको? लूज कर देंगे कुछ एनर्जी, कहां पर? इस कंडक्टिंग वॉल पे। जैसे वो एनर्जी यहां पर लूज करेंगे, वो एनर्जी कहां जाएगी? इन मॉलिक्यूल के पास जाएगी, फिर यहां से इसके पास वाले के पास, फिर पास वाले के पास, फिर पास वाले इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, यानी जो एनर्जी यहां थी वो एनर्जी कहां पहुंच गई? अब सिस्टम बी में पहुंच गई। तो इस तरीके से क्या होगा? यहां पर थर्मल इंटरेक्शन होगा। ये बात थोड़ा बहुत समझ में आ रही है? एक बात और समझाने की कोशिश करता हूं। क्या हो रहा है? देखो, ये जो मॉलिक्यूल है, मान लिया इसके पास में ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल क्या किए? इससे टकराए और बहुत हाई स्पीड से टकराए। ओके, इससे टकराए
और टकराते ही क्या हुए, फिर वापस चले गए, ठीक है, टकराते क्या वापस चले गए, लेकिन क्या कर गए, वहां पर अपनी एनर्जी कुछ लूज कर गए। अब यहां पर जो एनर्जी लूज हो रखी है ये कैसी वॉल है, एक कंडक्टिंग वॉल है, तो एनर्जी कहां जाएगी, ऑब्वियसली बात इधर जाएगी। ओके, वो एनर्जी किसको मिलेगी, जो मॉलिक्यूल इसके पास होंगे इसको मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर कुछ मॉलिक्यूल इसके पास होंगे, फिर इससे इसमें ट्रांसमिट होगी, फिर इससे इस मॉलिक्यूल में ट्रांसपोर्ट होगी, फिर इस मॉलिक्यूल में, फिर इस मॉलिक्यूल में, उस तरीके से क्या हो जाएगी, इस पूरे सिस्टम में फैल जाएगी। ओके, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और कब तक फैलेगी, जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, यानी तब तक जब तक ये दोनों कहाँ ना आ जाए, थर्मली इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, थर्मल इंटरेक्शन होता है किन्हीं दो सिस्टम के बीच। ओके ना, हुआ क्या, इन्होंने क्या की, अपनी एनर्जी लूज करी। एनर्जी लूज करने का मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी में क्या आया, चेंज आया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, इसका मतलब किस में चेंज आया, इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, यहाँ पर बाया कोलिजन इंटरनल एनर्जी में क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। तो जब भी यहाँ पर थर्मल इंटरेक्शन होगा तो थर्मल इंटरेक्शन के दौरान जो कोलिजन होते हैं उनकी वजह से क्या आता है, चेंज, इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। और वो भी कोलिजन किससे, जो कंडक्टिंग वॉल है उससे, जो उन दो सिस्टम को अलग कर रही है उससे। जब कोलिजन होंगे तब उस कोलिजन के दौरान, मतलब उस कोलिजन में जो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का लॉस होता है, बोलते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो लिख के चलेंगे, बेहतर समझ में आएगा। तो ड्यूरिंग थर्मल इंटरेक्शन, ऐसे लिख के चलो, तो फ्रॉम अबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट फ्रॉम, अभी पूरा लिख नहीं रहा मैं, पूरी राम कहानी, ठीक है, वो राम कहानी लिखने जाऊंगा तो फिर रात यहीं हो जाएगी। ओके, वैसे भी यहाँ पर कितने बज गए, 11 बनने वाले हैं, ठीक है, रात के। आपको कुकू भी सुनाई देती होगी, मतलब जो वो कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा आवाज़ करता है, ठीक है, बाहर कर रहा है। आई थिंक ये मेरा जो माइक है आजकल ये वॉइस कैंसिलेशन ख़त्म हो रखा है, किसी की भी आवाज़ भी आ जा रही है इसमें, ठीक। तो लिख के चलो यहाँ पर, फॉर अबव एग्जाम्पल, फ्रॉम अबव एग्जाम्पल, फ्रॉम अबव एग्जाम्पल we can see that when two systems are in thermal interaction, when two system are in thermal interaction via conducting wall, then internal energy of system change, internal energy of system change due to collision of molecule और particle, molecule बोल सकते हैं या फिर particle बोल सकते हैं, with conducting wall, ओके। अब कभी कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये एनर्जी लूज नहीं कर रहे होंगे? देखो बात किसकी हो रही है, ज़्यादा एनर्जी कौन लूज कर रहा है, ठीक है, उसी के वहाँ तो ज़्यादा कमी होगी, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी कौन लूज कर रहे हैं, ए वाले लूज कर रहे हैं, ये करेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी कहाँ जानी है, फिर इधर चली जानी है। ओके, ठीक है, समझ में आई बात। क्योंकि हम ये बोलेंगे, अगर कोई ये पूछे कि क्या जो बी के मॉलिक्यूल होंगे वो टकराने पर एनर्जी लूज नहीं कर रहे होंगे, ऑब्वियसली बात है कर रहे हो, कोई भी चीज़ टकराएगी तो एनर्जी लूज करेगी, लेकिन जो इफेक्टिव प्रभाव होगा वो किसका हमें देखने को मिलेगा, ए के मॉलिक्यूल का देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, बहुत हाई है, जैसा कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर हाई है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ऑब्वियसली बात है हाई है, तो ज़्यादा एनर्जी कौन लूज करेगा, ए वाला लूज करेगा, और इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और एक ऐसा टाइम आएगा इक्विलिब्रियम का, जहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, सेम हो जाएंगे, तब उसके बाद थर्मल इंटरेक्शन होना बंद हो जाएगा, बिकॉज बोथ द सिस्टम आर इन थर्मली इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके। तो इन दिस वे थर्मल इंटरेक्शन कॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, समझ में आ गई बात, ठीक है, बहुत सरल चीज थी। अब बात करते हैं किसकी, सेकेंड वे, दैट इज मैकेनिकल इंटरेक्शन। ओके, हिंट डालो क्या, मैकेनिकल इंटरेक्शन, यहीं पे लिख के चले। तो सेकेंड वन इज मैकेनिकल इंटरेक्शन, मैकेनिकल इंटरेक्शन।
ओके अब मैकेनिकल इंटरेक्शन का मतलब क्या हो, सिंपल समझ रहे हैं कि जब हम सिस्टम पर वर्क करेंगे या फिर सिस्टम हम पर वर्क करेगा। ठीक है, तो लिख के चलेंगे। तो मैकेनिकल इंटरेक्शन मीन्स, मैकेनिकल इंटरेक्शन मीन्स work done on system or work done by system and work done by system or वर्क डन ऑन सिस्टम। ये समझ में आई? ये क्या हुआ मैकेनिकल इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इफ कोई सिस्टम अगर सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है, इसका मतलब सराउंडिंग और सिस्टम कहाँ है, मैकेनिकली इंटरेक्शन में है। अगर सिस्टम सराउंडिंग सिस्टम में वर्क कर रहा है, तब भी हम क्या बोलेंगे, दोनों कहाँ हैं, मैकेनिकली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। एंड ड्यू टू दिस इंटरेक्शन क्या होगी, कुछ ना कुछ इंटर एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा। ऑब्वियसली बात है, जब भी कोई सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है, उसकी एनर्जी लूज होती है। ठीक है, और जब सिस्टम पर वर्क होता है, मान लिया हमने क्या किया, किसी स्प्रिंग को खींचा, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर मैंने उसकी स्प्रिंग को छोड़ा, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो होता है नहीं होता ऐसा, आंसर हाँ जी होता है। ठीक है, तो इन दिस वे जो वर्क डन होगा वो क्या करेगा, एनर्जी में चेंज को कॉज, मतलब चेंज के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, यहाँ से बहुत सिंपल चीज, यहाँ से समझने की कोई बात ही नहीं हुई कि अगर वर्क हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा ही होगा। उस सिस्टम की एनर्जी में तो चेंज होगा, या तो बढ़ेगी एनर्जी या फिर कम होगी। ठीक है, ओके ना, थोड़ा बहुत समझते हैं यहाँ पर कि थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ बोलते हैं जब हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम होगा, तो वहाँ पर हम वर्क डन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ओके, तो सिंस वी नो वर्क डन इज डिफाइन एज, तो ऐसे लिख के चलो, सिंस वी नो वर्क is defined as following कि वर्क W इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, सॉरी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेट अस से डिस्प्लेसमेंट इज S, माना जो डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास क्या है, S है। हियर F इज फोर्स एंड S इज डिस्प्लेसमेंट। लिख के चलो, यहाँ पर जो F है वो क्या है, फोर्स है। खुद ही लिखो, फटाफट लिखो, यहाँ पर स्क्रीन से लिखो फटाफट, क्या लिखोगे, हियर F इज फोर्स, S इज डिस्प्लेसमेंट एंड W इज वर्क एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन थी, हम सबको पहले से पता थी। ओके, मेरा पोछा फिर खो गया, मैं उधर जा रहा हूँ, पोछा इधर है, हो क्या रहा है मेरे साथ आज। ठीक, मिटाऊँ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट मिटा दूँ, देखो नाउ ये तो क्या था, जब डिस्प्लेसमेंट कितना है, ऐसा है, इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं ये बोलूं फॉर इनफाइनाइटेबल डिस्प्लेसमेंट, फॉर इनफाइनाइटेबल डिस्प्लेसमेंट, फॉर इनफाइनाइटेबल डिस्प्लेसमेंट ds, अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो, इनफाइनाइटेबल हो, यानी कितना हो, ds हो, देन वर्क डन dw इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, वेरी स्मॉल वर्क डन, dw इक्वल टू f डॉट कितना आ जाएगा, ये ds आ जाएगा, कितना आ जाएगा, f डॉट ds। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वर्क को डिफाइन करेंगे। व्हेनेवर डिस्प्लेसमेंट इज इनफाइनाइटेबली स्मॉल बोल सकते हैं, या सिंपल खाली इनफाइनाइटेबल बोल दो, यानी बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तब उस केस में हम वर्क को इस तरीके से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज वर्क डन, या फिर हाँ, एक दो लाइन लिख के चलो, यहाँ ऐसे बोलो कि दिस इज वर्क डन फॉर ए मैकेनिकल सिस्टम। ये किसके लिए है हमारे पास, वर्क डन मैकेनिकल सिस्टम के लिए है। लेकिन अगर मेरे पास क्या हो, कोई एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो, या बोल सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम हो, तो लिख के चलो यहाँ पर फॉर थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यहाँ ऐसे बोलो फॉर हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम। हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम इज ए काइंड ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, फॉर हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम, हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम, यहाँ बोल सकते हैं ये क्या है, एक टाइप का थर्मोडायनेमिक सिस्टम। हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम का मतलब
सिलेंडर है, पंप है, उसके अंदर गैस है, वो क्या है, एक टाइप का हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम है, या इसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोल सकते हैं। ओके, थर्मोडायनेमिक सिस्टम किस तरीके से हम वर्क डन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। देखो ध्यान से एक बार, सिंस वी नो, अगर मैं एक हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम की बात करूं, लेट अस से हमारे पास क्या है, एक यहाँ पर ये बीकर है या सिलेंडर बोल दूं, ठीक है, दिस इज माय सिलेंडर, और यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, एक इस तरीके से पिस्टन लगा दिया यूँ करके, लो इस तरीके से क्या लगा दिया मैंने, एक पिस्टन लगा दिया। ओके, और इस पिस्टन का जो ऊपर का जो सरफेस एरिया है, मान लो कितना है, ए है, समझ में आ रही है बात। ओके, दिस सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम इज ए, उसका सरफेस एरिया कितना है मेरे पास, ए सरफेस एरिया है, ठीक। एंड इसके ऊपर क्या लगा दिया, इस तरीके से एक हैंडल लगा दिया ताकि मैं इसको ऊपर नीचे कर सकूं। ये बात तो समझ में आ रही होगी, ये समझ नहीं आया, थॉर का हथौड़ा हो गया है। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, माना मैंने इसको क्या किया, कंप्रेस किया, माना इसके अंदर गैस भरी हुई है या फिर लिक्विड है, गैस है, कुछ भी बोल दो आप, हाइड्रोस्टैटिक है तो लिक्विड गैस कुछ ले सकते हैं, ठीक। मैंने क्या किया, इसको कंप्रेस किया, कुछ प्रेशर लगाया ऊपर से, तो इसको मैंने क्या किया, कंप्रेस किया नीचे को, यहाँ बोल सकते हैं गैस ने इसको बाहर की ओर धक्का दिया, ठीक है, दोनों चीज हो सकती है, मैं भी इसको कंप्रेस कर सकता हूँ और गैस भी इसको क्या कर सकती है, बाहर की ओर धक्का दे सकती है, ठीक है। यानी गैस का बाहर की ओर धक्का देने का क्या मतलब हुआ, गैस क्या लगा रही है, उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही होगी। लेट अस से इस पर गैस ने क्या लगाया, कुछ प्रेशर, पी प्रेशर लगाया, कितना प्रेशर लगाया, पी प्रेशर लगाया, कहाँ पर, इस पिस्टन पर बाहर की ओर, और पिस्टन कहाँ चला गया, मूव होकर इधर चला गया। नाउ दिस इज फाइनल पोजीशन ऑफ पिस्टन, जो पिस्टन की फाइनल पोजीशन है वो कहाँ है, ये वाली है, ऊपर वाली। ओके, नाउ पिस्टन इज हियर, पिस्टन इज नॉट हियर, एंड द पिस्टन इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट, लेट अस से दिस डिस्प्लेसमेंट इज dx, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, कितना डिस्प्लेस हुआ हमारा पिस्टन, dx क्या हो गया, dx क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। नाउ वर्क डन बाय सिस्टम या वर्क डन बाय गैस, कौन वर्क कर रहा है, गैस वर्क कर रही है ना, गैस को बाहर क्यों धक्का दे रही है। नाउ गैस ने कितना वर्क किया, तो वर्क डन इक्वल टू कितना आ जाएगा, वर्क डन टू डिस्प्लेस by dx, तो दिस वर्क डन विल बी वेरी स्मॉल, लेट अस से दिस वर्क डन dw, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, f फोर्स इनटू dx। अब ऑब्वियस सी बात है, फोर्स की डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स कैसे होगा, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इट मीन फोर्स एंड dx बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो इसको क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ से लिखता हूँ dw इज इक्वल टू f इंटू dx। ओके ना, अब यहाँ फोर्स की तो कोई बात हो नहीं रही है, गैस का लगा रही है, बोले हम प्रेशर लगा रही है। देखो हम प्रेशर को फोर्स के टर्म में लिख सकते हैं, सिंस वी नो जो प्रेशर इक्वल टू होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी ये एरिया ए इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। एक काम करो, यहाँ से F इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास P इंटू ए आ गया, उठा के यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास DW इक्वल टू है कितना, PA इंटू DX। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर A इंटू DX, दिस इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, यानी इस गैस के वॉल्यूम में कितना चेंज आया, तो दिस इज इनिशियल वॉल्यूम एंड दिस वन इज फाइनल वॉल्यूम, जो यहाँ पर जाने के बाद हुआ, एंड दिस वन इज चेंज इन वॉल्यूम। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये जो चीज़ है इतना वाला, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है या नहीं है, आंसर आज है। एंड दिस चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाइट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाइट कितनी है इसकी dx, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है a, तो a इंटू dx कितना आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, तो दिस इज इक्वल टू dv, तो dw इक्वल टू कितना आ गया, ये p इंटू dv, ऐ नहीं आया। एंड दिस इज अवर हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम के लिए वर्क डन कितना होता है, इतना होता है। यहाँ बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वर्क डन कितना होता है, इतना होता है, तो dw इक्वल टू कितना आ गया, p इंटू dv आ गया, जो क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ प्रेशर क्या है, जो p है वो क्या है, प्रेशर है, और जो dv है वो क्या है मेरे पास, चेंज इन वॉल्यूम है, यानी प्रेशर लगाया जब सिस्टम ने बाहर की ओर या गैस ने बाहर की ओर, तो कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ, वो क्या है मेरे पास यहाँ पर dv है। ओके, ये बात समझ में आई आपको। नाउ अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ, उसको ऐसे दिमाग में बैठा लो। तो बाय कन्वेंशन क्या होता है हमारे पास, for thermodynamic system देखो पहली चीज तो लिखो क्या, वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव। जब भी कौन वर्क करेगा, सिस्टम वर्क करेगा, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो लिख के चलो, वर्क डन बाय सिस्टम is
पॉजिटिव. ओके, एंड सेकेंड थिंग इज वर्क डन ऑन सिस्टम इज नेगेटिव. यानी जब भी हम क्या लेंगे, वर्क डन ऑन सिस्टम, जब सिस्टम पर वर्क हो रहा होगा तब उसे हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे. तो वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम इज नेगेटिव. ये कैसा होता है हमारा, नेगेटिव होता है. क्लियर हुई इतनी बात आपको? आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी. तो दिस इज वर्क डन फॉर thermodynamic system and we can say hydrostatic system. Now system are some different type also. For example, if we have a film of surface film, and if the surface film is expand or contract, then वहाँ पर भी वर्क होता है. अगर मेरे पास कोई वायर है, उस वायर को मैं स्ट्रेच करता हूँ तब वहाँ पर भी क्या हो रहा होता है, वर्क हो रहा होता है. ठीक है, तो इसी को एक बार लिख के चलेंगे. एक दो वर्क और लिख देते हैं, यानी एक दो सिस्टम की और बात कर लेते हैं और उन सिस्टम के लिए वर्क डन क्या होता है वो भी देख लेते हैं. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं. ले लिया स्क्रीनशॉट? वेरी गुड. सॉरी. ओके, अब देखो एक सिस्टम की बात करते हैं, सरफेस फिल्म. ठीक है, किसकी बात करते हैं, सरफेस फिल्म. अदर सिस्टम, सम अदर सिस्टम लिखो, या फिर ऐसे ब्रैकेट बनाना, ये करके एक डब्बा बनाओ, पहले लिख लो, फिर डब्बे में ऐसे पैक कर देना उनको. ओके, तो अगर हम बात करें किसकी, सरफेस फिल्म की. सरफेस फिल्म कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एक ये क्या है, एक ये बबल था. ठीक है, और इसका इनिशियल एरिया कितना है, ए है, और इसका एरिया क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ. यहाँ से प्रेशर लगा या भी कुछ भी हुआ, इसका जो एरिया हुआ एक्सपेंड हुआ, कितना हो गया, लेट अस से कितना एक्सपेंड हो गया, डी ए क्या है, दिस इज डी ए इज चेंज इन एरिया. ओके, इफ डी ए इज चेंज इन एरिया देन डी डब्ल्यू फॉर दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू माइनस का सिग्मा इंटू डी ए. क्या होता है, माइनस का सिग्मा इंटू डी ए होता है. एंड हियर सिग्मा इज सरफेस टेंशन. जो सिग्मा है वो क्या है, मेरा सरफेस टेंशन है. ओके, सिमिलरली अगर हम बात करूँ इसकी स्ट्रेच्ड वायर, एक खिंचे हुए तार की बात करूँ तो स्ट्रेच्ड वायर, REACHED, स्ट्रेच्ड वायर कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई इस तरीके से एक वायर है, ओके, जिसकी इनिशियल लेंथ कितनी है, L है. ओके, कुछ न कुछ इसका यंग मॉडुलस भी होगा, वो अभी छोड़ो. और फिर मैंने क्या किया, इसमें कुछ वेट लटकाया, और वेट लटकाने के बाद इसका मास क्या होगा, कुछ एक्सपेंड हो गया, सॉरी इसकी लेंथ क्या होगी, कुछ एक्सपेंड होगी. माना लेंथ एक्सपेंड कितनी हुई, डेल्टा एल. तो दिस इज एक्सपेंशन इज लेंथ एल विच इज डेल्टा एल. वो कब हुई, जब हमने इसका लगाया, यहाँ पर कुछ मास लटकाया, बोल सकते हैं नीचे की ओर कुछ न कुछ फोर्स लगाया. ठीक है, इस तरीके से तो इलोंगेशन हो गया यहाँ पर. एंड to make this elongation some work has to done, and this work done dw is equal to कितना हो जाएगा, f into dw हो जाएगा. ठीक है, कितना हो जाएगा, f into dw. एंड या फिर इसको मैं टेंशन के टर्म में लिखना चाहूँ, सॉरी, तो टेंशन विल बी इन दिस डायरेक्शन. लेट अस से दिस टेंशन इज t, तो कितना आ जाएगा, t into dw आ जाएगा. कितना आ जाएगा, सॉरी dw नहीं, तो दिस इज dl, dx, सॉरी यहाँ dl ऐसे लिखो, dl लिख दो. ठीक है, दिस इज इनफाइनाइट एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट dl. तो t इंटू कितना हो जाएगा, dl हो जाएगा. अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ पर साइन का ध्यान दोगे तो dl इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस टेंशन इज अपवर्ड डायरेक्शन. तो हियर वी हैव ए नेगेटिव साइन. तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा नेगेटिव साइन भी आएगा. ठीक है, अगर टेंशन के टर्म में लिखोगे, अगर इस फोर्स के टर्म में लिखोगे तब नहीं आएगा, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. ठीक है, बात समझ में आई? ओके, ना अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन कर ले इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन कर लेते फिर बात करते हैं किसकी, डिफ्यूजिव इंटरेक्शन की. ठीक है, क्वेश्चन नीचे लिख के आ जाएगा आपके. क्वेश्चन तो मैंने लिखा था कहीं से यार. हाँ, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, मिटाऊँ मैं कुछ चीज़ें, ये मिटा दूँ मैं, ये मिटा दूँ ना, ठीक है.
पानी पी लो यार, इजाज़त है आपकी, थोड़ा सा पी लेते हैं। ओके देखो क्या बोल रहा है, ए स्टील वायर क्या बोले, ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 2.5 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए, क्या लिखा है, हाँ, इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए टोरिजन हेड, ए 5 kg वेट इज सस्पेंडेड एट इट्स फ्री एंड, कैलकुलेट द वर्क डन ऑन वायर, टेक यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि हमने क्या कर रखा है, एक यहाँ पर इस तरीके से कोई एक फिक्स सरफेस है और इस सरफेस का से एक वायर हमने लटका दिया और इस वायर का जो एक एंड है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया, एंड दिस एंड इज फ्री एंड, ये एंड क्या है, फ्री एंड है इसका, और जो लेंथ है वो कितनी है, 2.5 मीटर है। ठीक है, द लेंथ इज 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। ओके, बात आई समझ में। एंड उसने एक चीज़ और बोल लिखी है कि एरिया क्रॉस सेक्शन, दिस इज माई एरिया क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना है उसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो है मेरे पास कितना, 2.5 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, -6 मीटर स्क्वायर। फिर क्या कर रहा हूँ मैं, इसके नीचे एक 5 kg का वेट लगा रहा हूँ और जिस वजह से क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, यही तो बात हो, यही तो होगा और क्या होगा, इसकी थोड़ी सी लेंथ क्या हो गई है, ऐसे बढ़ गई है, और कितना वर्क करना पड़ा ऐसा करने में, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, और नीचे कितना वेट लगा रखा है, 5 kg, द वेट इज ऑफ 5 kg। ओके, एंड लेट अस से द इलोंगेशन जो हमको दिया ही नहीं है वो कितना मान लिया हमने, डेल्टा एल मान दिया, लेकिन एक चीज दे रखी है वो यंग्स मॉडुलस वाई दे रखा है, यंग्स मॉडुलस वाई इज इक्वल टू कितना, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज अवर वाई। कैसे फाइंड करोगे बताओ। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो ये निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक डेल्टा एल चाहिए। डेल्टा एल निकालने के लिए किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मेरे को, यंग्स मॉडुलस का। ठीक है, एंड यंग्स मॉडुलस सॉरी वाई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, पढ़ा है आपने क्लास 11th में, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो वाई इक्वल टू स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है हमारे पास कितना, फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड स्ट्रेन होता है हमारे पास क्या, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं y इक्वल टू लिखूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू F × L और डिवाइड में कितना आ जाएगा, A × डेल्टा L आ जाएगा, एंड डेल्टा L इज इक्वल टू FL अपॉन कितना आ जाएगा, A × Y आ जाएगा। ठीक है, और इन सब की वैल्यू पता है, उठा के रख दो। फोर्स कितना लग रहा है नीचे को देखो, तो फोर्स विल बी 5G, फोर्स कितना लगेगा नीचे को, 5G फोर्स लगेगा, एंड हियर G इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लेट अस से इट्स वैल्यू इज 10 बोल दो या फिर 9.8 बोल दो, आपकी मर्जी। तो कितना आ जाएगा ये 5 × 9.8 × L कितना है मेरे पास देखो, दिस इज 2.5 और अपॉन में कितना आ गया A कितना देखो, दिस इज 2.5 × 10⁻⁻⁶ एंड y इक्वल टू मेरे पास कितना है, दिस इज 2 × 10⁻11। ओके, ये डेल्टा एल निकल गया, तो डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स × डेल्टा एल। तो फोर्स कितना है मेरे पास 5G, तो दिस इज अगेन 5 × 9.8 इंटू, फिर ये पूरा चीज़ आ जाएगा डेल्टा एल, यानी 5 × 9.8 × 2.5 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 2.5 × 10⁻⁻⁶ इंटू 2 × 10⁻11 जूल। तो दिस इज माई वर्क डन। अब ये कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर लेना यार, ठीक है, कर लो कैलकुलेशन, सिंपल सी कैलकुलेशन है यार, स्क्वायर करना है यहाँ पर 9.8 × 9.8 5 × 5, ये 2.5 से ये 2.5 कैंसिल हो जाएगा और बस नीचे 2 बचता है, 2 से डिवाइड कर देना और नीचे पावर सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो दिस इज माई वर्क डन। तो इस तरीके से क्या निकालेंगे हम, वर्क डन निकालेंगे आने वाले समय में, यहाँ पर भविष्य में इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, यहाँ बोल सकते जो भी लिखा था हमने W इज इक्वल टू P × dV, उससे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी थर्मोडायनेमिक्स में, वो आपको आगे आने वाले लेक्चर में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे जो लास्ट जो हमारे पास इंटरेक्शन है, दैट इज डिफ्यूजिव इंटरेक्शन। ठीक है, तो इन डालो क्या, डिफ्यूजिव इंटरेक्शन। तो ये मिटाओ इधर का हिसाब किताब।
नेक्स्ट हेडिंग इज डिफ्यूजिव इंटरेक्शन. थर्ड वन, डिफ्यूजिव इंटरेक्शन. ओके, इसका मतलब क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि डिफ्यूजिव इंटरेक्शन का मतलब हुआ एक्सचेंज ऑफ मैटर. अगर कोई मेरे पास कोई दो सिस्टम होंगे, अगर वो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ मैटर कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, जो इंटरेक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजिव इंटरेक्शन बोलेंगे. ठीक है, तो ऐसे लिख के चलेंगे, इफ टू सिस्टम आर exchanging matter, then मैटर बोल दो या बोल दो पार्टिकल, या क्या बोल दो, पार्टिकल बोल दो, या फिर मॉलिक्यूल बोल दो, या फिर एटम बोल दो, then they said to be interacting diffusively. ठीक है, तब उन्हें क्या बोलेंगे, वो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्टिंग डिफ्यूजली, या फिर उनमें क्या हो रहा है, डिफ्यूजिव इंटरेक्शन हो रहा है. यानी जब क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ एटम को एक्सचेंज करेंगे, या फिर मॉलिक्यूल एक्सचेंज करेंगे, या फिर सिंपल पार्टिकल एक्सचेंज करेंगे, या फिर मैटर का एक्सचेंज करेंगे, तो वहां पर जो इंटरेक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजिव इंटरेक्शन बोलेंगे. ठीक है, तो एंड ड्यू टू दिस डिफ्यूजिव इंटरेक्शन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी चेंज. नाउ हाउ, देखो समझने वाली बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मान ले मेरे पास कोई दो सिस्टम है या नहीं है, अभी नहीं है, अब है, देखो इस तरीके से, और यहां मैंने क्या लगा दी, एक इस तरीके से दीवार लगा दी. ओके, और दीवार में छोटे छोटे छेद हैं, यानी जिससे एक दूसरे एटम क्या हो सकते हैं, उसके साथ शेयर हो सकते हैं. लेट अस से दिस इज सिस्टम ए, लेट अस से दिस इज सिस्टम बी. ओके, और ये ऐसी वॉल है कि इन दोनों के बीच कोई भी थर्मल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है. ठीक है, नहीं तो थर्मल इंटरेक्शन भी हो जाएगा, उसके वजह से भी चेंज हो जाएगा. लेकिन मैं सिर्फ क्या देखना चाह रहा हूँ, मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखना चाह रहा हूँ जस्ट ड्यू टू डिफ्यूजिव इंटरेक्शन. ओके, बात आई समझ में. तो यहाँ मैंने ऐसी वॉल लगा रखी है जो थर्मली इंटरेक्ट नहीं करने दे रही, लेकिन मैटर क्या कर सकता है, उससे एक दूसरे से पास हो सकता है. ठीक है, इस तरीके का मैंने सिस्टम यहाँ पर कुछ बैठा रखा है ना. अब मैंने यहाँ पर कुछ, इससे क्या होंगे, कुछ मॉलिक्यूल होंगे. ठीक ना, इससे कुछ मॉलिक्यूल होंगे. अब ध्यान से देखो बात को, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हर मॉलिक्यूल क्या करता है, रैंडमली मूव करता है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर थ्योरी, एंड ईच मॉलिक्यूल ऑल्सो इंटरेक्ट विथ अदर मॉलिक्यूल, and due to this interaction, or we can say due to this intermolecular interaction, these molecules have some potential energy, and if we combine all the potential energy of molecules, then the potential energy is known as टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी. मान लिया इनिशियली यहाँ पर कोई भी डिफ्यूजिव इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, यानी इसके मॉलिक्यूल इधर नहीं जा रहे थे और इसके मॉलिक्यूल इधर नहीं जा रहे थे, यानी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी. कुछ इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी. मान लिया थोड़ी देर के लिए मान लो, वैसे इतनी हो नहीं सकती, मतलब इतना होना मैं एग्जैक्ट नहीं बोला, माना कितनी है, 2 जूल है. पूरे सिस्टम की जो मॉलिक्यूल थे सबकी पोटेंशियल एनर्जी को मैंने जोड़ा, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 2 जूल है. ओके, नाउ अब ये भी एक सिस्टम है. नाउ इसकी जो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, मान लिया वो कितनी है, 1 जूल है. ठीक है ना. अब हुआ क्या, मान लिया यहां से कुछ मॉलिक्यूल निकले, कहां चले गए, इधर चले गए, या फिर यहां से कुछ मॉलिक्यूल निकल के इधर आ गए, कुछ भी हो सकता है. एक के मॉलिक्यूल दूसरे में जा रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मैटर हो रहा है, फिर एक्सचेंज ऑफ एटम हो रहा है. जब इसके मॉलिक्यूल इधर जाएंगे, अब देखो इन मॉलिक्यूल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसके जो मॉलिक्यूल थे इनकी पोटेंशियल एनर्जी से क्या है, अलग है. यानी यहाँ पर जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी थी और यहाँ पर जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या है, डिफरेंट थी. अब दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए. यानी इसके मान लिया कुछ मॉलिक्यूल इधर आ गए, और जैसे ही इसके कुछ मॉलिक्यूल इधर आएंगे, यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा उन एटम के बीच या फिर उन मॉलिक्यूल के बीच, वो क्या होगा, चेंज होगा. अगर इंटरेक्शन चेंज होगा तो उस इंटरेक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, चेंज होगी. अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी. अगर पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, यानी क्या चेंज हो रही है एक्चुअल में, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है. तो इस तरीके से क्या होता है, जब भी क्या करता है, इधर से मॉलिक्यूल इधर या फिर इधर से मॉलिक्यूल इधर जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में क्या आता है, चेंज आता है.
अभी दिमाग में रखने वाली बात है, मैं इसको यहाँ पर लिखाऊंगा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, वो देख लो। मान लिया मेरे पास, लेट अस कंसीडर dn भी दे, dn मतलब कोई एक बहुत छोटा नंबर, dn भी दे नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज्ड। कितने पार्टिकल एक्सचेंज हुए? dn नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हुए? एक्सचेंज हुए। और जैसे पार्टिकल एक्सचेंज होंगे तो इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा? चेंज आएगा। देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी डेल्टा यू। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक मैं उस समय बताना भूल गया कि इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू। इंटरनल एनर्जी किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा? दिस डेल्टा यू। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास? दिस इज डेल्टा एन। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी? इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एन। और यहाँ पर क्या आता है? एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एंड दैट इज केमिकल पोटेंशियल म्यू, एंड दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू डिफ्यूजन या फिर डिफ्यूजिव इंटरेक्शन। यानी क्या हुआ यहाँ पर? dn नंबर ऑफ, अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूँ, इसके टर्म में लिखूँ तो क्या आ जाएगा? dn आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास? du हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज माई du। तो du इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू इंटू dn आ जाएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज म्यू? म्यू इज नोन एज केमिकल पोटेंशियल, CHEMI, केमिकल पोटेंशियल। इसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। और ये आपको गिवन रहेगा, यहाँ पर तो फाइंड करना होगा ये, या आपको ये किसी भी सिस्टम के लिए गिवन होगा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आई आगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये क्या हो गया? हमारे पास तीन रास्ते हो गए किसी भी एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के। एक बार थोड़ा बहुत तीनों को रिवाइज कर लें। तो जो पहला रास्ता था वो क्या था हमारे पास कि मान लिया, इसको मिटाओ, मैं तीनों को रिवाइज कर रहे हैं। हाँ, देखो एक सिस्टम है मेरे पास, मान लिया इस तरीके से, एक सिस्टम बोल दिया हमने, ठीक है। दिस इज माई ये सिस्टम। ओके, तो मान लिया इसमें से पिस्टन लगा दो, इसके अंदर कुछ गैस भर दो, ठीक है, यूं करके। और अज्यूम करो कि मैंने इसको गर्म किया और इसको कितनी हीट दे दी? dq हीट दे दी। कितनी हीट दी मैंने इसको? dq, यानी बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, डेल क्यू हीट दे दी मैंने इसको, ठीक है। और जो हीट देने से डेल क्यू जो हीट दी उतनी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? इसकी चेंज हो जाएगी, होगी नहीं होगी चेंज, ठीक है। कितनी हीट दी इसको मैंने? dq अमाउंट ऑफ हीट दी, पहली बात। दूसरा क्या हुआ? इसने सिस्टम ने क्या किया? dw अमाउंट ऑफ वर्क किया। कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया? सबसे पहले तो क्या दिया? dq हीट दी, ऐसा बोल सकते हो। या फिर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी इसकी, तो माना कितना है? du है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है? du है। ये किस वजह से होगा? पहला किस वजह से होगा? थर्मल इंटरेक्शन की वजह से। और थर्मल इंटरेक्शन की वजह से जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो कब होगा? जब क्या होगा? हीट इंटरेक्शन होगा, या बोल सकते हैं हीट क्या होगा? ट्रांसफर होगी। माना इसके अंदर कितनी हीट ट्रांसफर हुई? dq अमाउंट ऑफ हीट क्या हुई? ट्रांसफर हुई। कितनी हीट ट्रांसफर होगी? dq अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुई। दूसरा क्या हुआ? सिस्टम ने कुछ वर्क किया, और सिस्टम ने मान लिया कितना वर्क किया? डेल w क्या किया? वर्क किया। किसने? सिस्टम ने। और लास्ट में क्या हुआ? इसके अंदर कुछ पार्टिकल एक्सचेंज भी हो गए। माना यहाँ पर कुछ छेद हो गया, और उस छेद की वजह से क्या हुआ? इसके अंदर कुछ पार्टिकल चले गए, और कुछ पार्टिकल चले गए तो इसमें जो चेंज आ जाएगा कितना आ जाएगा? म्यू इंटू डेल न्यू चेंज आएगा। किसकी वजह से? दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू डिफ्यूजन, एंड दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू डूइंग वर्क, एंड दिस इज चेंज इन एनर्जी ड्यू टू हीट ट्रांसफर। नाउ व्हेन वी ऐड ऑल ऑफ देम, प्लस इज इक्वल टू, अब एक चीज देखो, यहाँ जो वर्क है कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। तो सिस्टम जब वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो सिस्टम जब भी वर्क कर रहा होगा तब उस वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर साइन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, ओके। और जो ये क्वेश्चन मैंने लिखी ना मैंने यहाँ पर, इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो दिस इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर अभी तक का जो पढ़ा है ना वो समझ में आ गया ना, तो
ये क्या है, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। दिस इज माय फ्लूट। ठीक, समझ में आई बात। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज डिपेंड अपॉन कि हाउ मच हीट इज एक्सचेंज। सेकेंड थिंग इज डिपेंड अपॉन हाउ मच वर्क इज डन बाय सिस्टम। थर्ड इज हाउ मच नंबर ऑफ पार्टिकल इज एक्सचेंज बाय सिस्टम। अगर उसने कोई भी पार्टिकल सिस्टम ने एक्सचेंज नहीं कर रखे तो दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड आवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल बी टर्न आउट डेल क्यू एंड माइनस का डेल डब्ल्यू। आपने ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है। आई बात समझ में, लाइक दिस कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज माइनस वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है। ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आपका काम बन गया। ओके, ठीक है, फिर हो गया काम बन गया तो अच्छी बात है। खत्म करते हैं इसको अब ना। ओके, तो इतना ही है इसमें। आई होप आपको जो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर किस में होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर और उन सारे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक मज़ेदार लेक्चर होने वाला है जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक। आई होप जो आज का लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर को यहाँ पर क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।